स्वागत है आप सभी का जैक बोर्ड एकेडमी के महामंच पे, जहां आप देख रहे हैं 16 दिन 16 मैराथन। 16 दिन 16 मैराथन एक उम्मीद नहीं गारंटी है, जो आपको झारखंड के टॉप 10 में एक रैंक दिलाएगा। 16 दिन 16 मैराथन से अभी तक हम लोग टोटल 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज हमारा है 16 दिन 16 मैराथन का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिन 16 मैराथन में हम लोग वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर करते हैं और सिलेबस के साथ साथ इसमें हमें मिलता है जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मिलते हैं और साथ ही साथ हमारा मॉडल सेट का सारा सवाल जो है वो इसमें इंक्लूड रहता है। यदि आपको टॉपर बनना है फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लाना है तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं 16 दिन 16 मैराथन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रीम बॉक्स। तो देखते हैं आज ड्रीम बॉक्स में किसका नाम है। तो देखिए आज ड्रीम बॉक्स में भेजा है आर्यन ने। आर्यन ने देखिएगा क्या लिखा है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला ये भी लिख करके भेजा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि सितारों से भरी रातें पसंद है। क्या बोल रहा है कि सितारों से भरी रातें पसंद है, दूर से सुनी उसकी बातें पसंद है। सितारों से भरी रातें पसंद है, दूर से सुनी उसकी बातें पसंद है। तारीफ के काबिल है उसके बाल भी, तारीफ के काबिल है उसके बाल भी, पर मुझे ज्यादा उसकी आंखें पसंद है। हजारीबाग पर ये लिखा है, आप भेज सकते हैं अपनी हजारीबाग वाली को। ठीक है, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटा है, आसान है और यहाँ से हर एक स्टूडेंट का नंबर कटता नहीं है। अगर आपका यहाँ से नंबर कट रहा है इसका मतलब यह है कि आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। तो अभी तक आपने चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। हम इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि ये सीधे आपके दिमाग में जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में जैसे कि हर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक चर्चा। बेसिक से लेकर के पढ़ेंगे। आपने 7-8 क्लास से कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है और वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कंडक्टर। कंडक्टर को ही एक बार नाम लिख करके दे दिया था कि डिफाइन कीजिए मेटालिक कंडक्टर को। तो ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर बोले या मेटालिक कंडक्टर बोले दोनों क्या होता है, सेम। और ये कौन सी बातें हैं, तो देखो कंडक्टर हम उसे कहते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इजीली आसानी से पास होता है, उसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अगर कोई पूछे कि एग्जांपल में क्या आता है, इसके एग्जांपल में आयरन, लोहा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आएगा, कॉपर आएगा। कॉपर के बाद हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सिल्वर आएगा। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कंडक्टर के हैं जिनसे करंट इजीली पास होता है। दूसरा देखिए टॉपिक जो हमारा है वो है इंसुलेटर, जस्ट कंडक्टर का उल्टा, कंडक्टर के उल्टा, जिससे करंट जो हमारा है वो इजीली पास नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है कि डज नॉट फ्लो इजीली, जिससे आसानी से करंट नहीं पास हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और इंसुलेटर के एग्जांपल में क्या आ जाएगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक, फाइबर, फाइबर। उसके बाद पीवीसी। अब ये पीवीसी क्या होता है, पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो तार के ऊपर वाला जो कवर होता है वो बना हुआ रहता है पीवीसी का। और भी हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो किसके एग्जांपल है, इंसुलेटर के। इतना काफी है, आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारा पेंसिल का जो लीड होता है वो किसका बना हुआ रहता है, क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। पेंसिल का जो लीड होता है वो किसका बना हुआ रहता है और वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए और इसके
बाद हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हमारे लिए बहुत ही नया नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक करंट जा रहा है, तो यहाँ पर फ्लो कौन करता है, चार्ज। कौन फ्लो करता है, चार्ज। और हम जानते हैं कि चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के बहाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या इतनी बातें क्लियर है, अरे है कि नहीं। अब देखते हैं कि करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो ध्यान दो, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। करंट को जनरली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। जहां पर कोई पूछे कि Q क्या है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे कि Q से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास Q जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज, और T हमारा क्या है, टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग करंट का यूनिट क्या बोलते हैं, एम्पियर। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एम्पियर किसके बराबर होता है, तो ये होता है कूलम पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 80। और करंट जो हमारा है वो कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है, टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन ये जो है वो वेक्टर के नियम को, वेक्टर के नियम को फॉलो करता नहीं है। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। करंट के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, टेंसर क्वांटिटी का नाम दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई वायर है, आसान भाषा में बोले तो तार है। तो अगर हमारे पास कोई तार है, तार से जो है वो 7 एम्पियर का करंट आ रहा है। तार से हमारे पास कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, 7 एम्पियर का। अब यहां से मान लीजिए कि दो वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं। जब हम दो वायर को कनेक्ट कर देंगे तो अगर इधर हमारे पास 4 एम्पियर का करंट चला गया तो इधर कितना जाएगा, दैट मींस x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो करंट को सिंपली जोड़ते हैं, 7 एम्पियर का था जिसमें से 4 इधर चला गया, तो हमारे पास जो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 एम्पियर। तो इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जो आपका है वो पहला सवाल है। दूसरा टाइप का क्या सवाल पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तार से, किसी भी वायर से हमारा जो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, हमारे पास जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो बोल रहा है 6.4 एम्पियर पर सेकेंड। 6.4 एम्पियर पर सेकेंड, किसी भी तार से 6.4 एम्पियर पर सेकेंड जो हमारा है वो करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कि I इज इक्वल टू हमको दिया है 6.4। I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम इज इक्वल टू 6.4। और इस सवाल में मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। टाइम का जो वैल्यू हमको दिया है वो कितना दिया है, 1 सेकेंड। तो Q को Q रहने देंगे और टाइम के जगह पर पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू 6.4। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू आ गया है 6.4। चार्ज का भी वैल्यू कितना है, 6.4। हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पूछेंगे नाउ हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि Q इज इक्वल टू होता है n E। Q का वैल्यू सवाल में दिया है 6.4 और n का
है वो हमको निकालना है, और E का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10 का पावर -19, क्या यही होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा 16 और ये 16 4 जा 64 कट जाएगा, तो इधर हमारे पास आएगा 4, यहाँ पर है n गुना में 10 का पावर क्या है -19। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास RHS में 10 का पावर -19 है, अगर इसको हम LHS में ले जाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा +19। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले से है 4 और जब इधर से आ जाएगा तो 10 का पावर हो जाएगा +19 इज इक्वल टू n। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 इंटू में 10 का पावर +19। तो इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब है रफ्तार, और यहाँ पर कौन दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के रफ्तार को या फिर इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान दो, यह एक तरह का रफ्तार है, तो रफ्तार का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन होता है lt का पावर -1, और वेलोसिटी हमारा कैसा क्वांटिटी होता है वेक्टर। सिंपली आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड इतना जानकारी होना चाहिए। एक डेरिवेशन हम लोग जो करेंगे वो आगे करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखिए और भी छोटा छोटा सा टॉपिक, हर एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं, एक भी टॉपिक अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो ध्यान दीजिए रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब एक मटेरियल है। अब इस मटेरियल को हमने क्या किया कि तार से एक बैटरी से जोड़ दिया। जब बैटरी से जोड़ा तो बड़े वाले प्लेट को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को क्या बोलते हैं नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये पूरा पार्ट हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर किसी भी मटेरियल किसी भी मैटर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। तो ध्यान देना ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर दौड़ेंगे। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो हमारा जो प्रोटॉन जो है वो इधर दौड़ेगा। अब ध्यान दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो एक दूसरे से टकराएगा। ध्यान दीजिएगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो एक दूसरे से क्या करेगा टकराएगा, और जब टकराएगा तो टकराने के क्रम में जो छोटा सा समय होता है, जब ये टकराएगा उस समय जो छोटा सा टाइम इंटरवल होगा, उसी टाइम इंटरवल को उसी छोटे से टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम? जिस समय इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज टकराता है। अब ध्यान दीजिए एक तरह का यह टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला है। यूनिट टाइम का क्या होता है सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है टी, कैसा क्वांटिटी है स्केलर। छोटी छोटी बातें हैं पर याद होना चाहिए, ठीक है। कॉल आ रहा है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी जो है एक छोटा सा टर्म है, इसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। मोबिलिटी को जनरली हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। और नीचे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं मोबिलिटी। यूनिट की बात करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अब ये जो कूलम जो है वो नीचे जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन।
दूसरा यूनिट ध्यान से सुनिएगा, इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 50% तो ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स वाला है, तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है। एक यूनिट हम बता दिए। दूसरा यूनिट देखिएगा, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दूसरा जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। तो मीटर जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो दोनों यूनिट आपको याद होना चाहिए। दोनों यूनिट हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहला लेक्चर में पढ़ाए हैं वहां पर दोनों यूनिट लिखा हुआ है। यदि अभी तक आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जा करके देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर कंटेंट दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अब यूनिट के बाद हम लोग जो आते हैं वो क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। जब हम करंट को एरिया से डिवाइड कर देते हैं इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। मतलब कि किसी भी एरिया में मान लीजिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी। यूनिट की बात करेंगे तो करंट के लिए लिखेंगे एम्पियर, एम्पियर, और एरिया के लिए क्या लिखेंगे, मीटर। तो क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का जो होता है वो क्या होता है, AT। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एरिया क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए A और T तो हमारा सेम रहेगा, L का पावर 2 है, ऊपर चला जाएगा तो -2। तो ये हमारे पास आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा। अब हमारे पास इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक बोल सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक चल रहा था। देखिए अब हमारे पास इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट करंट करंट, हम लोग इस चैप्टर में पूरे ही करंट के बारे में पढ़ेंगे, और करंट का डायरेक्शन क्या होता है बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, और आपको ये जो डायरेक्शन जो है वो याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम आपको डायरेक्शन ऑफ करंट समझाते हैं, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा बैटरी हो गया। बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V। किसी भी मटेरियल किसी भी कंडक्टर के अंदर होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन और नीचे हमारा क्या है, प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो पहला पॉइंट क्या बोलता है डायरेक्शन का, डायरेक्शन का पहला पॉइंट बोलता है कि हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर फ्लो होता है। किधर होता है, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव। किसका पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का। अब बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है वो बड़ा होता है और नेगेटिव प्लेट क्या होता है, छोटा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बड़े वाले प्लेट से किधर जाएगा, छोटे वाले प्लेट तक। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल, एचपी का मतलब वो गैस वाला एचपी नहीं है, एचपी का मतलब है हायर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव प्लेट होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव जो होता है वो हायर पोटेंशियल पर, और नेगेटिव क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पर। तो देखिए पहला पॉइंट, हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तीसरा देखिए, हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आएगा। क्यों आएगा इधर, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जो पार्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो करंट का डायरेक्शन है वो तो ये है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के सेम डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में मेरा प्रोटॉन जाता है उसी डायरेक्शन में क्या जाता है, हमारा करंट। पिछला चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां से निकलता है, पॉजिटिव से। तो जब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है
डायरेक्शन होगा वो भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट जो है वो दोनों का दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए हर एक पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, किसका, बैटरी का। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये जो है वो कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल, ये जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव प्लेट को लोअर। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि ये जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के सेम डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। हर एक पॉइंट को हमने क्या किया है, मेंशन किया है। अब ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक छोटा सा सवाल है 2023 में पूछा था। हमने तो आपको पहले ही बताया है कि जितने भी पिछले साल के सवाल हैं वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, सिलेबस भी है सारा मिल जाएगा, मॉडल सेट वाला सवाल भी बचा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यह चैप्टर टोटल 5 से 6 मार्क्स का है और 5 से 6 मार्क्स आज के लेक्चर से आप समझ सकते हैं कंफर्म है। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल के पास ड्रिप वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का दौड़ने की रफ्तार, ड्रिप वेलोसिटी जो दिया है वो हमारे पास ये दे दिया है। फिर बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ये है, हमको निकाल करके दिखाइए मोबिलिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ड्रिप वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब ध्यान दीजिए हमारे पास ड्रिप वेलोसिटी का वैल्यू है 4.2 into में 10 का पावर -4। फिर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2.1 into में 10 का पावर क्या है, -10। ध्यान दीजिएगा जब इसे हम काटेंगे तो 21 दूना में 42। अब यहाँ पर 10 का पावर -4 है और 10 का पावर -10, तो ये यहाँ पर -6 बचेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास है 2 गुना में 10 का पावर -6 ऊपर चला जाएगा तो +6, तो क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी फॉर बबीता। जेठालाल तो याद होगा, बबीता का नाम सुन के तो वही याद आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा सेल क्या होता है, बैटरी। ध्यान दीजिए सेल क्या होता है, बैटरी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जब हम सेल को जोड़ते हैं तो बैटरी बनता है और जब हम बैटरी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बैटरा। लेकिन ये बैटरी और बैटरा जो है वो है क्या, तो बैटरी और बैटरा जो है वो मेरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में तो आप नाम सुने ही होंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कहां से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा। तो बैटरी जो हमारा है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या करता है कि एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, सिंपल सा डेफिनेशन है। ध्यान दीजिएगा बैटरी के कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, बैटरी में हमारे पास वैसे तो बैटरी का जो वर्किंग है वो केमिस्ट्री के आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा, पर सिंपल हमारे सिलेबस में जो है वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में 2 प्लेट लगा हुआ है। सिंपल भाषा में बोले तो बैटरी है। बैटरी में क्या होता है, 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो बड़ा होता है, पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो मेरा लार्ज होता है, और जो नेगेटिव प्लेट जो होता है वो मेरा स्मॉल होता है। इस पॉजिटिव प्लेट को हम लोग कहते हैं हायर पोटेंशियल पर है, और जो नेगेटिव प्लेट होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पर। और ये जो दोनों प्लेट है वो एक केमिकल सॉल्यूशन में डुबोया हुआ रहता है, और इस केमिकल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिएगा क्या बोलते हैं इस केमिकल सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट। जिस केमिकल सॉल्यूशन में बैटरी में पानी डालते हो ना यार, तो वहां देखो जो हम लोग पानी डालते हैं, जो केमिकल सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा बैटरी है, बैटरी में 2 प्लेट है और दोनों प्लेट को एक साथ हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड।
क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। तो दोनों प्लेट को एक साथ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और यहाँ पर जो केमिकल सॉल्यूशन है, जो पानी तुम डालते हो, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। पॉजिटिव प्लेट बड़ा होता है, नेगेटिव प्लेट छोटा होता है। बड़ा वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पर होता है, छोटा वाला लोअर। अब यहाँ देखो, मैंने सारी बातें लिख दी है। क्या लिखा है कि हमारा जो इसमें जो है वो दो मेटालिक प्लेट है और दोनों का साइज क्या होता है? डिफरेंट। दूसरा पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि हमारा जो लार्जर साइज है वो हायर पोटेंशियल पर होता है और इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। जो हमारा स्मॉलर साइज है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है और इसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि दोनों प्लेट को एक साथ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। दोनों प्लेट को एक साथ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और दोनों प्लेट जो है केमिकल सॉल्यूशन में डुबोया हुआ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं है, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो क्या है? ईएमएफ एंड टीपीडी। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टीपीडी का मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों है क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों क्या है, तो ये जो हमारा है वो एक तरह का, ये दोनों जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के टाइप है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के टाइप। अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर मान लेते हैं ये स्विच है, ये हमारा बैटरी है। हमने क्या किया? बैटरी को जो है एक बल्ब से जोड़ दिया। बैटरी को क्या किया? एक बल्ब से जोड़ दिया। अब ध्यान दो, जब हमारा स्विच ऑफ है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल क्या है? लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में अंतर होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में अंतर को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। जब हमारा स्विच ऑफ है उस कंडीशन में बड़े वाले प्लेट और छोटे वाले प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का अंतर है उसी को बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। अगर हमारा स्विच ऑफ है तो करंट पास नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इट डज नॉट कैरी करंट। फिर क्या बोलेंगे? अगर हमारा करंट पास नहीं हो रहा है तो सर्किट के रेजिस्टेंस पर हमारा जो ईएमएफ है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो करंट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे? स्विच ऑन कर देंगे, और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हमारा करंट कहां से कहां पास होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब करंट पास होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसके प्लेट, बड़े वाले और छोटे वाले प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कब? जब हमारा स्विच ऑन है उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब अभी तो करंट पास हो रहा है क्योंकि स्विच क्या है? ऑन। तो हमारा जो क्या बोलेंगे? इट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, इसमें करंट पास होता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि अगर इसमें करंट पास हो रहा है तो सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध है, उस पर हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान दो, क्या बोलता है हमारे पास? क्या बोलता है कि फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का जो इंटरनल प्रतिरोध है, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, सेल में क्या था? बैटरी में क्या था? एक कंटेनर था। कंटेनर के अंदर दो प्लेट लगा हुआ था। एक बड़ा था जिसे पॉजिटिव बोले, एक छोटा था जिसे हम क्या बोले? नेगेटिव। बड़ा वाला हायर पोटेंशियल पर था, छोटा वाला क्या था? लोअर पोटेंशियल। ये जो हमारा प्लेट है वो डुबोया हुआ था एक केमिकल सॉल्यूशन, जिसे आप बैटरी का पानी बोलते हो, बैटरी के पानी में डुबोया हुआ था, जिसे हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान दो, हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ जो हम इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? दोनों प्लेट को एक साथ बोलते हैं। तो दोनों प्लेट का साइज कितना है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेट के बीच में क्या डिस्टेंस है?
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हम इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बनाए हैं उस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का क्या टेम्परेचर है, इसमें जो हम बैटरी का पानी डाले हो उसका क्या टेम्परेचर है, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। और यहाँ से इसकी कहानी होती है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ कह सकते हैं कि इस बार के एग्जाम के लिए 2026 के एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। BBI बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ का डेफिनेशन कहता है कि जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेंथ, तीनों की बात करता है। आपके मॉडल सेट में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, 2026 में पक्का पूछेगा। तो क्या बोलता है कि जब हमारा कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर एंड स्ट्रेंथ, तब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। भी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, इक्वल टू और कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर। आर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसे हम नाम देंगे रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब ध्यान दो, ये जो हमारा है वो डेफिनेशन हुआ। रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, प्रतिरोध। अगर आप लोहे का तार लो और कॉपर का तार लो तो ध्यान दो, अगर आप लोहे का तार लो, कॉपर का तार लो, कॉपर वाले में ज्यादा करंट पास होता है लेकिन लोहा वाला में कम, क्योंकि लोहा वाला में रोकने वाला ज्यादा है, उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन कॉपर वाला में रोकने वाला कम है, उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी हमें R का वैल्यू चाहिए तो हम R का वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V अपॉन में I। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल का होता है हमारे पास वोल्ट, और करंट के लिए क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। और इस ओम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा नाम दिया गया है। अब आगे ध्यान दो, हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t का पावर -3 a का पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। फिर हमारे पास एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर। इसी से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 2020 में पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर, क्योंकि आयरन का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है। तीसरा क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द वायर। जितना लंबा तार रहेगा उतना लंबा आर रहेगा, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, इसे हम कहेंगे पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तार का एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना ज्यादा एरिया रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या रहेगा, कम। जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे बाय combining equation 1 and 2, जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे LHS में हमारे पास R है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। तो ये क्या आ गया, L अपॉन में A। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आएगा इक्वल टू और कांस्टेंट, और ये है L अपॉन में A।
फिर से हम कहेंगे कि रो जो हमारा है वो है कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रो को। तो ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है रो एल अपॉन में ए, और दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, V अपॉन में आई, ओम्स लॉ से हम लोग लाए थे। तो अभी तक हमारे पास रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं। अब ध्यान दीजिए हमारे पास नया टर्म आया रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो देखो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए, अभी अभी हमने डिराइव किया। तो यहां से हम रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर ए अपॉन में एल। क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन में एल। तो रेजिस्टिविटी कहता है कि जब किसी भी मटेरियल का लेंथ जो होगा वो 1 मीटर होगा और एरिया जो होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब जब हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आर ए अपॉन में एल, फॉर्मूला जो है वो यही है। तो हमें क्या करना है कि लेंथ का वैल्यू 1 पुट करना है, एरिया का वैल्यू 1 पुट करना है। तो रो इज इक्वल टू आर, एरिया का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेंथ का भी वैल्यू 1 आएगा, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो ध्यान से सुनिएगा, जब लेंथ 1 मीटर होगा और एरिया भी हमारा क्या होगा 1 मीटर, तब उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब हमारा यूनिट लेंथ होगा यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब एक होता है, लेंथ 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर, तो इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, डायमेंशनल फार्मूला m l क्यूब t का पावर -3 a का पावर -2, और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ पर और एरिया पर। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है, किस पर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ पर और एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। लेंथ और एरिया, तार का लंबाई और एरिया बढ़ने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पर पड़ेगा। देखिए ये आपके मॉडल सेट में पूछा गया सवाल है, तो हर एक सवाल लेकर के आए हैं, आप आराम से लेक्चर देखिए, हम आपको किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस के उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जो हमारा है, कंडक्टिविटी को हम लोग जनरली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं, जो वहां पर है उसको उलट देना है क्योंकि ये उल्टा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 कॉपर वायर है, एक का लेंथ है L और दूसरे का है 2L, और दोनों का जो रेडियस है, एक का R है दूसरे का क्या है 2R। तो रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस सवाल को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम आपको बता सकें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका जो होता है वो कौन सा होता है, रेजिस्टिविटी। तो आपको जो है वो यहाँ पर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टिविटी में क्या दिया है कि लेंथ L है और 2L है, रेडियस R है और 2R है। अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर की यहाँ दूर दूर तक कोई बात नहीं है, नेचर ऑफ मटेरियल में दोनों का दोनों जो है वो कॉपर है, और अगर दोनों का दोनों कॉपर है तो दोनों का जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। उसका लेंथ क्या है, उसका रेडियस क्या है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि लेंथ एरिया वगैरह पर किसी भी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, C4 चंदा, 1:1। जितना हमारा पहले वाले का रेजिस्टेंस होगा उतना ही किसका होगा, दूसरा वाला का।
पहला और दूसरा दोनों का दोनों सेम है तो कट के क्या आएगा 1:1, तो क्या होगा 1:1। क्लियर। यही अगर रेजिस्टेंस पूछता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह पर सिर्फ रेजिस्टेंस पूछता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, किसका, सभी चीजों की हम लेकर के आए हैं। कंडक्टर रहे तो क्या होगा, इंसुलेटर रहे तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर रहे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ध्यान से समझिएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ेगा। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो ये बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस में घटेगा। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो ये बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, घटेगा। अब ध्यान दीजिए, कंडक्टर में अगर बढ़ रहा है तो इंसुलेटर में क्या होगा, घटेगा। तो सारा साइन को पलट दीजिए, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर। आगे ध्यान दीजिए, सेमीकंडक्टर में क्या होता है। सेमीकंडक्टर हमारा कंप्लीट चैप्टर है, वहां भी बात करेंगे, पर सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा यहाँ भी हम बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, रेजिस्टिविटी भी घटेगा और कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगा और कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह टेबल एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके दिल और दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दो, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन। 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल सवाल आता है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और बहुत ही आसान डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां पढ़ा रहे थे वहां बोले थे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, चलिए वो समय आ गया है। तो 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास बैटरी है, बैटरी में अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जब करंट फ्लो होगा तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन कितना रफ्तार से दौड़ेगा वही फॉर्मूला हमको निकालना है। हमने मान लिया क्यों, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। F जो है वो जिसमें फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा तो फोर्स लगेगा तभी दौड़ेगा, तो कितना उसमें फोर्स लग रहा है, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VV क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम कहेंगे वी नो दैट क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। यहां से फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इज इक्वल टू हम मान लिए हैं E। अब यहाँ पर हम माइनस E भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसीलिए सिर्फ E पुट कर रहे हैं, माइनस E भी पुट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बातें क्लियर है? फिर हम यहाँ से कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E हमारे पास क्या आ जाएगा, छोटा ई बड़ा ई अपॉन में मास इधर मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बोलेंगे, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर हम पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे कि हमारे पास नौ, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT। यहाँ पर हेयर, यहाँ पर V जो होता है वो वेलोसिटी होता है,
और इस वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u जो होता है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, शुरुआत का रफ्तार होता है, और शुरुआत का रफ्तार क्या हो जाएगा 0। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाला है, तो ये है e बाई में m। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम बोलेंगे e बाई में m, और लास्ट में t। यहाँ पर हम टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से। सबका वैल्यू हमको इस इक्वेशन के लिए मिल गया है। इस इक्वेशन में इन सभी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, v d इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 प्लस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है e टाउ, उसके बाद टाइम का वैल्यू हमारे पास क्या है, अच्छा e अपॉन में m है, तो ये हमारे पास हो जाएगा m, और ये हमारे पास टाइम का वैल्यू क्या है टाउ। तो v d इज इक्वल टू क्या आ गया e टाउ बाई में m। ये जो आपको फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के डेरिवेशन में काम आएगा। अगर हम आपको रात के 12 बजे भी कॉल करके पूछते हैं तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आगे के डेरिवेशन में ये फॉर्मूला जो है वो हमारी मदद करेगा। तो ध्यान दीजिए, दूसरा जो हमारे पास है वो 2024 2025 2026 के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, पर यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो क्या बोला है कि हमको जो है वो रिलेशन निकाल के बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd और करंट I के बीच में एक रिलेशन निकाल करके बताइए। रिलेशन निकालने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी में जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट जो होगा फ्लो वो कहां से कहां होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान देना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट में हर एक बात को हमने मेंशन किया है। फिर हम क्या बोलेंगे कि इस पूरे कंडक्टर का जो लंबाई है वो है l, एरिया जो है वो हमारे पास क्या है a। अब ध्यान दो कि अगर ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव की ओर दौड़ेंगे, और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो किधर दौड़ेंगे, पॉजिटिव की ओर दौड़ेंगे। बोलो दौड़ेंगे कि बिल्कुल दौड़ेंगे। तो हमने क्या लिखा है कि कंसीडर एक कंडक्टर मान लिया जिसका लेंथ l है, एरिया हमारा a है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है n। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बोलो यही होता है। अब ध्यान दो कि हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या बोलते हैं, एरिया, गुना में क्या हो जाएगा हाइट। अब हमारे पास ये जो कंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से है, अगर इस कंडक्टर को हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो क्या यही हमारा, जो पहले ऐसे था इसको खड़ा कर देंगे तो क्या यही हमारा हाइट बनेगा, और जब ये हमारा हाइट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो कंडक्टर का लंबाई है वही क्या है हाइट। तो जहां पर हमारे पास है एरिया गुना में हाइट, वहां पर हाइट की जगह पर क्या कर देंगे लंबाई। आप चाहे तो एग्जाम में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि AL जो है वो इसका क्या है हाइट। अब फिर से पीछे आइए, यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम में जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना है L, तो टोटल वॉल्यूम में कितना होगा, तो ये हो जाएगा AL गुना में N। अरे 1 किलो दूध का दाम 20 रुपया है, तो अगर 50 किलो का निकालना है तो 50 से गुना कर दो। इकाई वॉल्यूम में n है तो AL वॉल्यूम में निकालना है तो AL को n से गुना कर दो। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन ये हमारा हो गया। फिर क्या बोलेंगे, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक स्टेप छूटा हुआ है। ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा,
हम क्या बोलेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो AL है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छूटा हुआ है, हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन फ्री चार्ज इज इक्वल टू हमारे पास क्या है Q या फिर E। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो क्या है E। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा हमारे पास, जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हमारे पास क्या होगा ALNE। टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा ALNE। ये हमने कैसे निकाला, AL हमारा क्या है वॉल्यूम है, इसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ALN, और एक चार्ज का वैल्यू है E, तो टोटल वॉल्यूम का निकालने के लिए क्या कर देंगे E का मल्टीप्लाई। जैसे 10 केजी दूध का दाम 20 रुपए है, 50 केजी का निकालना है तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, और एक का जो है वो मैग्नीट्यूड E है, तो E से हमने क्या किया पूरे को मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो है इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर, इसे क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चार्ज। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन का होगा, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का रफ्तार। डिस्टेंस कितना है l, तो बोलेंगे इसे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास पहले इक्वेशन में क्या है Q बराबर ALNE है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q बराबर ALNE, और दूसरे इक्वेशन में क्या है T बराबर L बटा में क्या है VT। L से L कट जाएगा, Q बाई में T को कहते हैं करंट, करंट इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई में T। ये है ANE और बगल में क्या है VD। अब इसी को स्टूडेंट जो है वो कैसे याद रखता है, देखता है NE को पहले लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे VD, NEA VD। कोई स्टूडेंट ऐसे याद रखता है, या इसी को स्टूडेंट जो है वो याद रखता है I इज इक्वल टू VENA, वी ना करके। ध्यान दो हमारा जो VD था इसे हम VD लिखेंगे VENA करके, तो आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप याद कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं NEA VD, या फिर इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि VENA। ठीक है, और ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 डेरिवेशन के बारे में हमने बताया था, 5 में से 2 हुआ, बाकी का जो 3 है वो इसी से डिराइव होगा, किससे, जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो देखो क्या बोल रहा है, डेरिवेशन फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी का हमें डेरिवेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लिखेंगे कि हमारे पास है, क्या है वी नो दैट, क्या है I इज इक्वल टू NEA VD, अभी अभी हमने डिराइव किया है। फिर हम बोलेंगे कि I इज इक्वल टू NEA VD का वैल्यू पहले डेरिवेशन में हमने डिराइव किया है E ताऊ बाई में m, ब्रैकेट में लिख देंगे कि VD इज इक्वल टू होता है E ताऊ बाई में m। बोलो बिल्कुल यही होता है। अब ध्यान दो हम क्या बोलेंगे कि I इज इक्वल टू n को तो हम n लिखेंगे, E गुना में E क्या हो जाएगा E का स्क्वायर, फिर हमारे पास है A, फिर हमारे पास है टाउ, नीचे क्या है m, और जो हमने E को छोड़ा है उसको हम साइड में लिखेंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ बाई में m, और E जो हमारा होता है वो क्या होता है पोटेंशियल अपॉन में ले
पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे रिश्ता में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिश्ता। लेकिन यहाँ पर जो है वो r की जगह पर हमने क्या माना है, l। इसीलिए जहां पर हमारे पास r है वहां पर हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, जहां पर हमारे पास r है वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, l। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे I इज इक्वल टू, ध्यान देना हमारे पास क्या है, n e स्क्वायर a टाउ, ये हमारे पास हो गया n e स्क्वायर a टाउ। नीचे हमारे पास क्या है, ये है v गुना में l है, ये क्या हो गया v गुना में l, और बच क्या गया है हमारे पास, अच्छा ml है, इसे कर देते हैं ml, ये हमारे पास है ml, और बच क्या गया है हमारे पास, क्या बचा है v पोटेंशियल। और अभी ओम्स लॉ में पढ़े कि v बराबर क्या होता है I R, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा n e स्क्वायर a टाउ बाई में ml, फिर हमारे पास क्या आ गया है गुना में I, और गुना में हमारे पास R है, और R रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो l अपॉन में a, बिल्कुल यही होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो जो कटेगा उसको काट देना है। तो सबसे पहले एरिया से एरिया कट जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, ये आई से मेरा आई कट जाएगा, नीचे क्या बचा है m, ये डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो m को हम ऊपर ले आते हैं इज इक्वल टू, यहाँ बचा है n, फिर ये बचा है e का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बचा हुआ है मेरा टाउ, और गुना में क्या है रो। क्या हम रो को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे तो n e स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू रो। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो है m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। क्या क्लियर है? बहुत कुछ। अब हमारे पास जो डेरिवेशन नंबर 4 है वो क्या है? डेरिवेशन नंबर 4 देखिए, एक ही डेरिवेशन को घुमा घुमा करके आपके एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा है। पहला बोल रहा है कि प्रूव करके बताइए J इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। दूसरा इसी को बोलता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। फिर इसी को बोलता है कि रिलेशन निकाल करके बताइए करंट डेंसिटी जिसे J कहते हैं, कंडक्टिविटी जिसे सिग्मा बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे क्या बोलते हैं E। कहां से शुरुआत करेंगे? हम बोलेंगे वी नो डाइट, हम बोलेंगे कि हमारे पास I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NEAVD। बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। फिर हमारे पास ध्यान दीजिएगा हमें क्या लाना है J, और J क्या होता है I अपॉन में A। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास इस साइड में I है, ये हमारा A है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, इधर क्या बचेगा NEVD। तो I अपॉन में A को क्या बोलते हैं J, NEVD। बोलिए क्या यही होगा? अब ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलेंगे कि J इज इक्वल टू NE और VD को क्या हम लिख सकते हैं E टाउ, टाउ अपॉन में क्या होगा M। पहला डेरिवेशन तो हम लोग यही किए थे, पिछला वाला में भी यूज किए। तो J इज इक्वल टू N, तो हमारा N होगा, E गुना में हो जाएगा E का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास E बाई में क्या है हमारे पास टाउ, और नीचे क्या है M। क्या हमारे पास जो है वो डेरिवेशन जो है यही है, बिल्कुल यही। फिर हम क्या कहेंगे कि J इज इक्वल टू हमारे पास NE स्क्वायर, टाउ को हम पहले लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे M, और साइड में हम क्या कर देंगे E। इस पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देखिए, पिछला जो हमने डेरिवेशन किया है उसमें क्या है M अपॉन में NE स्क्वायर टाउ, और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वो M नीचे है NE स्क्वायर टाउ। तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये पिछले वाले डेरिवेशन का उल्टा है, इसीलिए 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा E। हम बोलेंगे कि रो बराबर होता है
m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। तो हमारे पास J इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो क्या आ गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा मेरा कंडक्टिविटी है, तो इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। और लास्ट डेरिवेशन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा लास्ट डेरिवेशन है वो है प्रूव ओम्स लॉ बाय द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो प्रूव हमें करना है ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट से। तो फिर से स्टार्टिंग तो वहीं से होगा, वी नो दैट हमारे पास है I इज इक्वल टू एन ई ए वी। फिर बोलेंगे I इज इक्वल टू एन ई वी डी का फॉर्मूला होता है ई ताउ वाई में m। फिर बोलेंगे I इज इक्वल टू n, तो n रहेगा e गुना में e हो जाएगा e का स्क्वायर। फिर हो जाएगा a ताउ बाई में m और बगल में हम लिख देंगे e। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा n e स्क्वायर a ताउ बाई में m और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा v अपॉन में l। बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा v अपॉन में r, लेकिन यहाँ पर r की जगह पर क्या है l। अब ध्यान दीजिएगा I इज इक्वल टू, चलिए आगे लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या है n e स्क्वायर a टाउ। ये हमारे पास है n e स्क्वायर a टाउ बाई में क्या है, ये है m और यहाँ क्या है l। तो ये हो जाएगा m l गुना में हमारे पास v है, और v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू हमारे पास जो है, इसको भी ही रहने देते हैं और इस पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं। जब ले आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि I तो I रहेगा, m l जो है वो इधर हमारे पास डिवाइड में है, ये पूरा पार्ट जो है वो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है, एंड e स्क्वायर a टाउ इज इक्वल टू क्या होगा v। अब ध्यान से देखिए, m को हम m लिखते हैं, नीचे हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ, ये L और A बचा हुआ है, तो L अपॉन में क्या होगा A, बगल में क्या है हमारे पास I इज इक्वल टू क्या है V। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या डिराइव करके लाए हैं, रो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, यहाँ पर क्या है L, यहाँ पर क्या है A, गुना में क्या है I इज इक्वल टू क्या है V। रो L अपॉन में A को क्या बोलते हैं R, गुना में क्या है R इज इक्वल टू क्या आ गया V। V बराबर क्या आ गया I R। क्या यही हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ हमारा यही ना कहता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो क्या पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया। क्या डेरिवेशन थोड़ा सा भी हमारा टफ था, नहीं, बिल्कुल ही आसान था, 2025 में पूछा है। अब आपके एग्जाम में उम्मीद है नहीं पूछेगा, पर ऑब्जेक्टिव के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, आप एक भी डेरिवेशन छोड़ करके नहीं जाइएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। अब हम लोग को जो है वो कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। उससे पहले एक सवाल है, इस सवाल को सिर्फ हम एक सवाल की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, ये जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आपको एनर्जी और पावर दोनों का फॉर्मूला बताएंगे। एनर्जी का 3 फॉर्मूला है, एनर्जी का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पहला जो फॉर्मूला है वो एनर्जी इज इक्वल टू होता है VIT। दूसरा जो फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। तीसरा जो फॉर्मूला है वो एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R गुना में T। अगर इसी में हम पावर का फॉर्मूला देखें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, जहां जहां t लगा हुआ है सभी t को हटा दीजिए। जब आप टाइम का वैल्यू हटा दीजिएगा तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किसका बन जाएगा, पावर का। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास V I। दूसरा जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I स्क्वायर R। तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास पावर इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R।
सिर्फ और सिर्फ टाइम का वैल्यू हटा देना है, ये पावर का फॉर्मूला है। सवाल क्या पूछा है, एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, मतलब पावर का जो वैल्यू है वो 100 वाट दे दिया है, कनेक्टेड टू 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स, मतलब पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास 200 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, गेट लगा दीजिएगा भैया, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पावर का वैल्यू दिया हुआ है और साथ साथ हमको किसका वैल्यू दिया, पोटेंशियल का। फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास बोलेंगे पावर और पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, पावर का वैल्यू आपके पास 100 है, पोटेंशियल का वैल्यू 200 है, स्क्वायर है इसीलिए 200 इनटू में 200, नीचे हो जाएगा आर, इसे आप इधर ले आइए, 200 गुना में 200, नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 400, ये हमारा क्या आएगा 400। तो हमारे पास जो पावर का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है 400। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मिसमैच है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 400, एक ऑप्शन बना देते हैं, ये हमारा जो है वो 400। तो इस तरीके से आपको किसी भी टाइप का सवाल पूछेगा आप बना सकते हैं, सारा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो है कॉम्बिनेशन या फिर बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। अब हम लोग रेसिस्टर को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमारे पास दो फॉर्मेट है, एक है सीरीज और दूसरा क्या है पैरेलल। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग किसको जोड़े थे, कैपेसिटर को, वहां भी था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में रेसिस्टर को एंड टू एंड जोड़ते हैं। सीरीज का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, सीरीज का प्रॉपर्टीज कहता है कि सभी के पास जो करंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा सेम, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा डिफरेंट, और पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमारे पास 3 रेसिस्टर लगा हुआ है तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो तीनों वाला को जोड़ देंगे, पहले रेसिस्टर का, दूसरे रेसिस्टर और तीसरे का। देखिए यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम भी आपके लिए बना करके लाए हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 रेसिस्टर जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, जहां पहले का एंड खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे शुरू हो रहा है, जहां से दूसरे का खत्म हो रहा है वहीं से तीसरे का क्या हो रहा है शुरू हो रहा है, तो ये हमारा सीरीज में है। सीरीज में सभी के पास जो करंट होगा वो क्या होगा सेम, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो हमारा क्या होगा डिफरेंट, पहले वाले के लिए V1, दूसरे वाले के लिए V2 और तीसरे वाले के लिए क्या होगा V3। अगर तीनों में हम पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है IR। करंट तो सभी में क्या है सेम, करंट तो सभी में है I, सबका करंट है सेम, लेकिन पहले रेजिस्टेंस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है R1, दूसरे के लिए R2 और तीसरे के लिए क्या है R3। तो V1 का वैल्यू है IR1, V2 का वैल्यू है IR2 और V3 का वैल्यू क्या है IR3। इसी को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे कि फॉर रजिस्टर फर्स्ट, पहले वाले रजिस्टर के लिए V1 का वैल्यू हो जाएगा IR1, फॉर सेकेंड रजिस्टर दूसरे के लिए हो जाएगा IR2 और फिर लिखेंगे फॉर थर्ड रजिस्टर, थर्ड के लिए हमारे पास क्या होगा V3 इज इक्वल टू IR3। हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 4। सभी इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे बोलेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान दीजिएगा सभी इक्वेशन को फिर से हम आपको दिखाते हैं। पहला इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दूसरा, तीसरा और चौथा इक्वेशन से V1, V2 और V3 का
का जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे कि V इज इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बनेगा V इज इक्वल टू IR, ये बनेगा IR1, ये बनेगा IR2 और ये क्या बनेगा IR3। तो हमारे पास IR इज इक्वल टू, सभी टर्म में I है तो हम I को क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो चलिए कॉमन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, I को जब हम कॉमन कर देंगे तो हमारे पास आएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो हमारे पास I और I वाला जो टर्म है वो कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जब सभी रजिस्टर जुड़े हुए रहते हैं तो वहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस, इसी टोटल रेजिस्टेंस को आपको जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से बोलेगा। तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट जुड़ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 से ज्यादा रहे तो आपको ज्यादा तक लेना है, 4, 5, 6 तक लेना है, और 3 से कम रहेगा तो आपको कम लेना है। तो ये है आपकी कहानी। फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, रजिस्टर को जो है वो, अगर हमारे पास मान लेते हैं 3 रजिस्टर है और सबका जो रेजिस्टेंस है वो R1 R2 R3 है, तो इस कंडीशन में सभी रजिस्टर का जो पहला एंड होगा वो पॉइंट ए, एक पॉइंट पर होगा, और सभी रजिस्टर का जो दूसरा एंड होगा वो एक पॉइंट। यहाँ पर एंड टू एंड जोड़ना नहीं है, सभी का पहला एंड एक जगह कर देना है और दूसरा एंड दूसरी जगह। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है I, तो क्या होगा कि इधर हमारे पास करंट जाएगा I1, यहाँ पर करंट जाएगा I2 और यहाँ पर करंट क्या जाएगा I3। यही हमारे पास करंट का वैल्यू होगा। अगर हम करंट का वैल्यू I1 I2 I3 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, तो I का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, V अपॉन में R1। कैसे, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR, और हमारे पास I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R, और पहले रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R1। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज में क्लियर लिखा हुआ है कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास सेम, लेकिन सभी में जो प्रत्येक रजिस्टर में जो हमारा करंट का जो वैल्यू होगा, करंट ऑन ईच रेजिस्टर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट, और टोटल करंट जो होगा वो तीनों वाला करंट को जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए कि जब हम I1 I2 और I3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, I2 का वैल्यू यहाँ से आएगा V अपॉन में R2, यहाँ से आएगा V अपॉन में R3। तो देखो, अगर हम पहले रजिस्टर के लिए लगा रहे हैं ओम्स लॉ तो क्या बोलेगा, बोलेगा फॉर रजिस्टर फर्स्ट रजिस्टर में जो हमारे पास ओम्स लॉ जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम अगर हम दूसरे रजिस्टर के लिए लगा रहे हैं तो क्या होगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R2, इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं थर्ड रजिस्टर के लिए लगा रहे हैं तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन में R3, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। जब सभी इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें काम क्या करना है, I1 I2 I3 का जो वैल्यू है वो ले करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, और जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, इक्वेशन जो है वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I को लिखेंगे V अपॉन में R,
इसे लिखेंगे v अपॉन में r1, i2 को लिखेंगे v अपॉन में r2 और i3 को क्या लिखेंगे v अपॉन में r3। तो ये जो हमारा है वो इक्वेशन बन करके आएगा और फिर यहाँ से तीनों टर्म में v है तो क्या कर सकते हैं कॉमन। तो जब कॉमन करेंगे तो हमें v अपॉन में r इज इक्वल टू v कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3। तो v से v जब कॉमन आ जाएगा तो 1 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3। तो ये जो आपका है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो होता है वो 1 बाय r के फॉर्मेट में होता है। अगर 4 रेसिस्टर होगा तो इसी तरह से आपको आगे लेकर के जाना है, अगर 2 होगा तो आपको 2 ही तक लेना है। ये तो सिंपल सी बातें हैं, इतना आप जानते होंगे। यदि आप चाहते हैं कि अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास जो है वो बाबूगांव हजारीबाग में चलता है और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप YouTube पर अभी फ्री है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको जैक बोर्ड एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा और आप चाहते हैं वीडियो का नोटिफिकेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ लीजिए ताकि हमारा हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है, चलिए एक और सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल के बाद हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसको 4 पार्ट में काट दिया गया है और ज्वाइन किसमें किया गया है पैरेलल में। तो क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल में जोड़ा है तो फॉर्मूला जो होता है 1 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3 प्लस 1 बाय r4। 4 पार्ट में काटा हुआ था इसीलिए हम 4 तक ले लिए और चारों का चारों पार्ट जो है वो हमारा क्या है इक्वल। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि 1 बाय चारों का चारों पार्ट इक्वल है इसीलिए चारों का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास पैरेलल है तो यहाँ पर p लिख सकते हैं और ये हो जाएगा चारों का वैल्यू क्या हो जाएगा r। तो ये हमारे पास r1 r2 r3 r4 इक्वल था तो इसे हमने क्या कर दिया है r कर दिया है। क्या इतनी बातें क्लियर है। अब हमारे पास 1 बाई r पैरेलल इज इक्वल टू 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में r। अगर हम इस पार्ट को पलट देते हैं तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी पलट जाएगा तो 4 बाई r से हमारा क्या आ जाएगा r बाई में 4। तो ये हमारा है आंसर। 2020 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा है, इस टाइप का सवाल जो है वो फ्रीक्वेंटली रिपीट करते रहता है तो बहुत ही आसान सवाल है, आप बना सकते हैं। अब हमारे पास स्टार्ट होता है इस चैप्टर का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक। बिल्कुल देखिए सीरीज में ये जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। 2020 21 22 23 24 25 हर साल यहाँ से सवाल पूछा है। इसके बाद हम आपको वेट स्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे और वेट स्टोन ब्रिज जो है वो 2026 के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है किरचॉफ्स लॉ। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर होगा, ध्यान से समझिएगा क्या बोलता है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं ओम्स लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है तो उस कंडीशन में लगाते हैं कैपेसिटर लॉ जिसे हम लोग कहते हैं Q इज इक्वल टू CV। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला पढ़े थे। लेकिन मान लो कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेसिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो है वो जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे। तो उस कंडीशन में जहां रेसिस्टर और कैपेसिटर साथ आ जाता है और भी कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लायंस साथ आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ ने, किरचॉफ साहब ने 2 लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और दूसरा हो जाएगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ाने से पहले यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। क्या बताते हैं
कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ के और भी कुछ नाम है, और इस नाम के लिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। क्या है ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। ज्योति का पहला प्यार क्यूब था। ज्योति का पहला प्यार क्या था, क्यूब। लेकिन दूसरा वाला लोल मिला, लेकिन दूसरा वाला क्या मिला, लोल। अब यहाँ से ये जो हमारा पार्ट है वो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ के दूसरे नाम है, और ये जो हमारा है वो कौन सा है, सेकेंड लॉ के दूसरे नाम है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे ये नाम है। ज्योति से आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। पहला से आपको याद रखना है कि ये जो हमारा लॉ है इसे हम लोग पॉइंट रूल भी कहते हैं। क्यूब से आपको याद रखना है कि इसे जो हम लोग जो है वो करंट लॉ भी कहते हैं। दूसरा से याद रखना है कि यहाँ से आपका सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। वाला से याद रखना है कि इसे हम लोग दूसरा वाले को वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और लोल से आपको याद रखना है कि दूसरे वाले को हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। और मिला से याद रखना है कि इसे हम लोग मेश लॉ या फिर मेश रूल तो नीचे वाला जो पार्ट है वो सेकेंड के अदर नाम है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका फर्स्ट का अलग नाम अदर नाम है। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा हुआ है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं। इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, तो इधर से I4 जाएगा, इधर से I5 जाएगा, और इधर से क्या जाएगा, I6। सभी करंट को अगर हम जोड़ देंगे किसी भी पॉइंट पर, देखो यहाँ पर हमारे डेफिनेशन में मेंशन किया गया है कि किसी भी पॉइंट पर यदि हम सभी करंट का वैल्यू I1, I2, I3, I4, I5, I6 सभी का वैल्यू अगर हम जोड़ देंगे तो उस पॉइंट पर जो करंट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0। यही है हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपके मॉडल सेट में दिया हुआ है, और मॉडल सेट में क्या सवाल पूछा है, पहला लॉ किसे फॉलो करता है। तो पहला लॉ जो है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ बोलता है, वहां पर पॉइंट की बात कर रहा था, यहाँ पर बात करता है क्लोज्ड सर्किट की। किसकी बात करता है, क्लोज्ड सर्किट की। तो बोलता है किसी भी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है, सभी के पोटेंशियल को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0। और दूसरा वाला जो लॉ है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पर्पस से ये जो आपका है वो भाभी आई, जे आई, बीबी आई, मतलब जितना बोले आपके लिए जो है वो कम है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जोर से इंपॉर्टेंट, जितना बोले वो बहुत ही कम है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, बहुत बार पूछा है, पिछला साल नहीं पूछा है, इसीलिए इस साल आने की संभावना ज्यादा है। पिछला साल पूछा था किरचॉफ्स लॉ, इस बार वेटस्टोन ब्रिज आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिएगा वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो वेटस्टोन ब्रिज जो हमारा है वो एक तरह का अरेंजमेंट है, इस तरीके से एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें 4 रजिस्टर लगे हुए रहते हैं। 4 में से 3 रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हम जानते हैं, लेकिन एक रजिस्टर जो है, ठीक है, एक रजिस्टर जो है उनका रेजिस्टेंस हम नहीं जानते हैं। तो क्या करते हैं, 4 में से 3 का रेजिस्टेंस हम जान रहे हैं, और इन तीनों का यूज करके चौथे रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर इन 4 डिफरेंट टर्म इन विच एन अननोन, एक अननोन रेजिस्टेंस जो है
वो हम लोग निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे बाकी 3 का यूज करके, बाकी का 3 बाय यूजिंग 3 नॉन रेजिस्टेंस। ये इसका डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्शन में आपको फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। हमने आगे लिख दिया है, क्या क्या लिखा है कि हमारे पास P और Q जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है, R जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, S हमारा अननोन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, और G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सारा यहाँ पर जो है वो फिगर में मेंशन किया हुआ है, P Q R S, और यहाँ पर G हमारा गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब इसमें देखिए करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हमारा जैसे ही यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे, हमारा जो करंट है वो फ्लो होगा, कहां से कहां होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही करंट इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो हमारा करंट डिवाइड होगा। मान लेते हैं कि ऊपर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1, तो नीचे जो करंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, I माइनस में I1। देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ये जो आपका पार्ट है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पार्ट है, देखिए अगर हमारे पास ऊपर I1 करंट जाएगा तो हम क्या करेंगे, I में I1 को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारे पास नीचे की ओर करंट आएगा। अब यहाँ से I1 करंट गया है तो यहाँ भी हमारा I1 करंट जाएगा। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर की ओर जो करंट जा रहा है वो IG जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास हुआ, IG। I का मतलब है करंट और G का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की तरफ जाने वाला करंट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो करंट आया है, इधर से जो करंट आया वो क्या है, I1, और गैल्वेनोमीटर की तरफ कितना चला गया, IG, तो इधर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I1 में गैल्वेनोमीटर की तरफ वाला करंट IG अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा इधर जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर से जो करंट आया है वो कितना आया है, I माइनस में I1। अब इधर से जो करंट आया है वो कितना, IG। जब इधर जाएगा तो ये वाला और ये वाला मेरा जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, I माइनस I1, इधर जो करंट जाएगा वो बनेगा I माइनस I1, और ये वाला पार्ट जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, IG, और ये फिर से क्या होगा, I माइनस I1 प्लस में क्या होगा, IG, और सब करंट जब यहाँ पर मिल जाएगा तो फिर से ये हमारा क्या बन जाएगा, I। इधर से कितना गया था, I, यहाँ पर ये डिवाइड हुआ और फिर से क्या बन गया है, I। अब ध्यान दीजिए इसका जो वर्किंग का जो पार्ट है वो क्या बोलता है, जब हम स्विच ऑन करेंगे, की इज प्रेस्ड, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सभी ब्रांचेस में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो करंट जो है वो सभी ब्रांचेस में फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और जब गैल्वेनोमीटर से करंट हमारा पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है वो आगे की ओर झुकेगा, और जब गैल्वेनोमीटर का कांटा आगे की ओर झुकेगा तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है कि गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर है? फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसमें एरो लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि पॉइंट बी का और पॉइंट सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर, लेकिन अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में इससे करंट पास नहीं होगा, और जब हमारा करंट पास नहीं होगा तब हम कहेंगे इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन, मतलब कांटा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। कब? जब यहाँ का और यहाँ का पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। तो हमने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी एंड सी बिकम सेम। जब सेम हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा।
तो क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, और इसी को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है, जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास होता है तो इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। अब ध्यान दो, हमारे पास अब जो आता है वो थ्योरी आता है। थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज करेंगे, और इसी सेकंड लॉ को कहते हैं वोल्टेज लॉ। एक बार हम लोग यूज करेंगे ए बी सी डी में, और एक बार हम लोग यूज करेंगे डी बी सी डी में। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए बी सी ए में यूज करेंगे और डी बी सी डी में यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बोलता है कि सभी पोटेंशियल को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब ए बी सी ए सर्किट को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, ये है पॉइंट ए बी सी ए। इस सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है, तो रेजिस्टर P है, देखिए यहाँ पर हम नाम लिख दिए, P है, गैल्वेनोमीटर है, और फिर क्या है, Q। तो तीनों का जब हम पोटेंशियल को जोड़ देंगे, तीनों का जब हम पोटेंशियल को जोड़ देंगे, क्या बोलेंगे कि जब हम तीनों का पोटेंशियल जोड़ देंगे तब हमारे पास किसका किसका, पोटेंशियल ऑफ P प्लस में पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस में पोटेंशियल ऑफ R, ये हमारे पास क्या है, R। तीनों को जब जोड़ देंगे, फिर से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ऑफ P गैल्वेनोमीटर, और ये यहाँ पर Q है, क्या है, Q। तो जब हम तीनों का जब पोटेंशियल जो है जब हम जोड़ देंगे तब हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ये हमारे पास जब हम जोड़ देंगे तब हमारे पास तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है I R। यहाँ पर I जो है वो पॉइंट P पर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो हमारा I है वो क्या है, यहाँ पर है हमारे पास I1, यहाँ पर जो हमारे पास करंट का वैल्यू क्या है, IG, और Q में हमारे पास जो करंट का वैल्यू है वो क्या है, I माइनस I1। तो तीनों का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करते हैं, P पर जो है वो क्या है, I1, V बराबर होता है IR, I का वैल्यू I1 है, और R जो है वो क्या है, P। फिर यहाँ पर हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट का जो वैल्यू है वो हमारे पास है IG, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, G। IR, R का वैल्यू गैल्वेनोमीटर के लिए G है, Q के जगह पर करंट जो है वो है I माइनस I1, और फिर से बोलेंगे कि वहां पर हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। और इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I1P प्लस IgG प्लस I माइनस I1Q। ये हमारे पास पहला इक्वेशन, इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन सर्किट DBC में, किसमें लेंगे, DBC में। जब हम DBC में लेंगे तो क्या होगा, जब हम DBC में लेंगे और फिर से यहाँ पर D में आएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, ये R मिलेगा, फिर हमारे पास गैल्वेनोमीटर मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, S। क्या बोलेंगे कि R का, G का और S का, R का, G का और S का, बोलेंगे कि सभी पोटेंशियल को जब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, किसका किसका, पोटेंशियल R का, पोटेंशियल G का और पोटेंशियल S का, सभी का पोटेंशियल जोड़ने पर क्या आएगा, जीरो। R में जो करंट पास हो रहा है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, तीनों का करंट, R में जो करंट पास हो रहा है I1 माइनस IG है, G में जो हो रहा है वो IG है, और दूसरी बात हमारे पास यहाँ जो हो रहा है वो I माइनस I1 प्लस क्या है, IG। तो ये हमारे पास क्या है, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R, VG में क्या है, IG, फिर हमारे पास क्या है, G। उसके बाद हमारे पास S में क्या है, I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट का वैल्यू हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, जीरो। सबने हमने लगा दिया V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, R का वैल्यू गैल्वेनोमीटर के लिए G था,
और V इज इक्वल टू आई आर, और R का वैल्यू जो था वो S के लिए क्या था S, और इसे हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप जाने से पहले ध्यान से सुनना, क्या सुनना कि जब हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू लेते हैं, जब हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू लेते हैं तब हमारे चलने का डायरेक्शन, पहला जो सर्किट लिए थे ए बी सी ए, दूसरा जो सर्किट लिए वो डी बी सी डी। तो अगर हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है उस कंडीशन में पोटेंशियल माइनस में लेते हैं, और अगर हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या लेते हैं प्लस में। डायरेक्शन सेम तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा माइनस में, और अगर डायरेक्शन होगा अपोजिट तो पोटेंशियल क्या होगा प्लस में। तो जब हम A टू B गए थे तो करंट भी इधर जा रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा माइनस में। जब हम B टू C गए तो हम भी इधर ही जा रहे हैं और हमारा करंट भी इधर ही जा रहा है, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा माइनस में। और जब हम C टू A जा रहे हैं तो हम C से A जा रहे हैं, लेकिन हमारा करंट जा रहा है A टू C, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा प्लस में। तो ये और ये पार्ट मेरा माइनस में होगा और ये पार्ट क्या होगा प्लस में। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक ही बार जानबूझ करके लास्ट में ही इसको हम छोड़े थे। क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो पहला वाला जो होगा वो माइनस में होगा, पहला वाला जो पार्ट होगा वो हमारा किस में होगा माइनस में होगा। फिर से हमारे पास दूसरा वाला जो पार्ट होगा ये भी हमारा किस में होगा माइनस में होगा, तीसरा वाला हमारा किस में रहेगा प्लस में। सेम काम हमको दूसरा सर्किट में भी करना है। कौन सा सर्किट ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। दूसरा सर्किट जो हम लिए हैं वो लिए हैं डी बी सी ए। करंट का और हमारा डायरेक्शन सेम तो माइनस में, डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस में। हम कहां से कहां गए डी से बी, तो उस कंडीशन में करंट इधर आ रहा है हम इधर जा रहे हैं, ये तो प्लस में रहेगा। फिर कहां गए बी से सी, तो करंट भी इधर ही आ रहा है हम भी इधर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा माइनस में। फिर कहां से कहां गए सी से डी, तो ये वाला और ये वाला इसमें भी डायरेक्शन सेम है, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में। सिंपल भाषा में बोले तो शुरुआत का इधर और इधर माइनस और अंत का इधर और इधर माइनस। तो दूसरा सर्किट में जो मेरा होगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये वाला जो पार्ट हमारा है दूसरा और तीसरा किस में रहेगा माइनस में। तो चलिए दोनों को हम माइनस में कर देते हैं। तो ये जो हमारा है दूसरा और ये तीसरा, ये भी हमारा माइनस में रहेगा, ये यहाँ पर G है और ये भी हमारा किस में रहेगा माइनस में। अब हम लोग लगाते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन क्या बोलता है कि जब वेटस्टोन ब्रिज से करंट नहीं पास होगा, किसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। मतलब आई जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जीरो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में आई जी का वैल्यू आप जीरो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस आई वन पी। उसके बाद हमारे पास माइनस क्या है आई जी का वैल्यू, अगर हम जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर आई जी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया माइनस जीरो। प्लस में हमारे पास क्या है आई माइनस आई वन, आई माइनस क्या है आई वन, और फिर हमारे पास क्या है क्यू। ये पार्ट मेरा माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, इक्वल टू यहाँ जीरो है, तो हो जाएगा आई माइनस आई वन और ये हो गया क्यू इज इक्वल टू, ये पार्ट है माइनस में इधर चला गया तो किसमें हो गया प्लस में। फिर हम क्या बोलेंगे कि p को p छोड़ देते हैं, ये q मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, यहाँ पर हो जाएगा i माइनस आई वन बाई में ये हमारे पास क्या है आई वन मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दीजिए सेम प्रोसेस हम लोग जो है वो दूसरे इक्वेशन में करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में हमको क्या करना है कि Ig का वैल्यू क्या पुट कर देना है जीरो। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास होगा बैलेंस कंडीशन में,
तो देखो हमारे पास ये IG वाला पार्ट है, तो ये हमारा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा I1R। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया मेरा I1R। फिर ध्यान दीजिएगा कि ये IG वाला पार्ट है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस, अच्छा माइनस है तो यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, ये हमारे पास माइनस। फिर से ये जो IG वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I माइनस I1 और बाहर है S, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और बाहर क्या है S इज इक्वल टू क्या होगा 0। बोलिए यही होगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है इधर है माइनस में, उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो ये I1R हो गया, 0 अब हमें नहीं लिखना है, इक्वल टू ये पूरा पार्ट है माइनस में, उधर चला जाएगा तो I माइनस I1 बाहर में है S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास R अपॉन में S, चलिए सब पेज ले लेते हैं, ये जो हमारा है क्या बनेगा R अपॉन में S इज इक्वल टू I माइनस I1 बाई में क्या होगा I1, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया है ध्यान दीजिए, S को इधर ले आए तो ये R अपॉन में S और I1 को इधर ले गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया R अपॉन में S इज इक्वल टू I माइनस I1 बाई में I। ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को, ये जो हमारा है वो इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, ये जो हमारा है वो 3 बनेगा। तो तीनों का एक एक पार्ट जो है I माइनस I1 बाई में I1, और यहाँ देखिए I माइनस I1 बाई में क्या है I1। तो ये जो हमारा पार्ट है वो बराबर है, और जब पार्ट बराबर है एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को हम बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एक साइड बराबर है तो दूसरे को बराबर करेंगे, तो P बाई Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R अपॉन में S। तो अगर आपको वेट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन पूछता है तो आपको इससे ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रूव कर देना है P बाई Q इज इक्वल R अपॉन में S। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है, सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इन ए वेट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, तब डिफ्लेक्शन में क्या होगा। जब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को हम इंटरचेंज का मतलब इसकी जगह उसको लगाएंगे और उसकी जगह इसको लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या होगा सिर्फ चाचा विधायक है हमारे, सिर्फ नॉट चेंज आएगा, यहाँ पर किसी भी तरह का और भी कोई बदलाव नहीं आएगा। 2024 में पूछा हुआ था। अब हमारे पास इस लेक्चर की समाप्ति होती है, हमारा जो लास्ट स्लाइड है वो क्या है ओके बाय, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर आप एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए इसी तरह का लेक्चर लाते रहें। आप चाहते हैं यदि कि लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना, तो हमने पहले भी बताया है, आप हमारे ऐप से जैकबॉट एकेडमी के ऐप से ले सकते हैं, और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।